हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलेश सेना, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मंदा। आज की वीडियो कक्षा 8 के लिए है। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान और विषय है हमारा राजनीतिक विज्ञान। आज जो अध्याय 3 है, हमें संसद क्यों चाहिए। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको अध्याय 2 में धर्मनिरपेक्षता की समझ बताई थी, धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। लेकिन आज हमें अध्याय 3 है तो हमें संसद क्यों चाहिए, तो इसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र के संबंध में कुछ बात करते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र क्या है। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें लोग क्या करते हैं, खुद पर शासन करते हैं। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। उसमें लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते, ठीक है ना। तो जैसे कि कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पंचायती राज के विषय में। तो पंचायती राज में क्या करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर क्या करते हैं, पंचायत में भेजते हैं। और कक्षा 7 में आपका चैप्टर था राज्य शासन कैसे काम करता है। तो उसमें राज्य सरकार में क्या होता है, विधानसभा में लोगों ने विधायक को चुनकर भेजा। और केंद्र सरकार में क्या होता है, संसद में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजते हैं। तो कह सकते हैं कि वही लोग कानून बनाते हैं। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लोग खुद से शासन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो संसद क्या है, देखिए संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। यह जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों को हम क्या कहते हैं, संसद कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पहले समय की, तो क्या था, देखिए आजादी से पहले की, तो ये गुलाम था अंग्रेजों का। हमारा भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का। तो ब्रिटिश शासन था उस समय। तो किसी भी व्यक्ति को क्या था, फैसला लेने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश खुद कानून बनाते थे और भारतीयों को उसको मानने के लिए मजबूर करते थे या बाध्य करते थे। तो ब्रिटिश अपने हितों के लिए कानून बनाते थे जिसमें भारतीयों को उत्पीड़न होती थी। भारत, जैसे कि हम जानते हैं, भारत हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरी देश की जनता ने एक और मुश्किल संघर्ष चलाया था। और इस संघर्ष में समाज ने बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह के लोगों ने इसमें भाग लिया और वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी थी, ठीक है ना। और औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे और फैसलों की आलोचना करते थे। तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। अगर वो अंग्रेजों के बातों को नहीं मानते थे तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो ये स्थिति बदल गई बिल्कुल। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लग गए और अपनी मांगों को पेश करने लग गए। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और बजट में चर्चा व प्रश्न पूछने का उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने मांग की कि उन्हें भी मतलब निर्वाचित सदस्य होने चाहिए उनके आधार पे। तो 1919 में क्या हुआ, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई। लेकिन उसमें से सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। उसमें से केवल चुनिंदा लोग थे जिनको वोट डालने का अधिकार होता था। या तो कह सकते हैं या वो बुद्धिजीवी हो या फिर पढ़े लिखे, ऐसा उन्होंने बात रखी है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत ने संविधान के ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है बच्चों, जिसमें सभी वयस्क लोग को क्या होता है, नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है। फिर जिनकी उम्र क्या हो, 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, ठीक है, वो उसको वोट डालने का अधिकार। अब देखिए संसद की भूमिका क्या है। संसद की भूमिका आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र को सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। जैसा कि हम जानते हैं, ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन, ठीक है। हमारी व्यवस्था में क्या है, देखिए संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिसकी वजह से क्या है, वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और लोकसभा के लिए भी उसी तरह के
चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए 5 साल में चुनाव, हर 5 वर्ष बाद लोकसभा के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। देश के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ, जो हमारा देश है बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी संसद की भूमिका हो गई, और इससे संबंधित हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।